अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मई सन 2022 सोमवार की रात। अखबारात का मौजू मॉन्की पॉक्स है। जितनी मालूमात पर हमारा अबूल होगा, जितना उसको हम गहराई में जाके समझेंगे, इतना आसान होगा फिर हमारा उसके साथ निपटना। वायरस और बैक्टीरिया में फ़र्क है। ये एक वायरस की बात हो रही है और दुनिया इसको जानती है स्मॉल पॉक्स के नाम से, यानी कि आपको याद होगा चेचक। जानवरों में ये कॉपॉक्स कहलाता था, यानी कि गाय भैंस में, और जो ये वाले मैमल्स हैं, बंदर वगैरह, इनको ये मॉन्की पॉक्स कहते हैं। तो यकीनन जो स्मॉल पॉक्स इंसानों में होता है और जो काउ पॉक्स जानवर में होता है, दोनों एक फैमिली का वायरस है, एक वायरस नहीं है। और इस इंसान की तारीख में जो बातें हमें मिलती हैं, तो वो स्मॉल पॉक्स आज का वायरस नहीं है। सन 10,000 साल पहले चले जाइए, जो तारीखें हमारी साइंस की बताती हैं कि नॉर्थ अफ्रीका में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये हुआ करता था। बाद में चाइना में बिफोर क्रिस्ट ये मौजूद हुआ करता था। फिर बहुत करीब में मुस्तकबिल में आप देख लीजिए तो स्मॉल पॉक्स ने 20वीं सदी में इस दुनिया में कम से कम 30 से 50 करोड़ लोगों को लुक़मा अजल बनाया। मेरी उम्र 50 साल क्रॉस कर चुकी है। जिन लोगों की उम्र 50 साल क्रॉस कर चुकी है, ये उन हाथों में पले बड़े हैं जिनके जहनों में चेचक का, यानी कि स्मॉल पॉक्स का खौफ होगा। इस उम्र के लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके जिस्मों पर, चेहरों पर ख़ास तौर पे चेचक के निशानात होंगे। ये स्मॉल पॉक्स वायरस किस तरह फैलता था, इसका कोविड का क्या मुकाबला है, तो समझते हैं। कोविड में तो खैर हमने बहुत सारी अफरा-तफरी फैलाई। स्मॉल पॉक्स के बारे में अच्छी खासी मालूमात, मुशाहदात और जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए उसके नताइज दस्तयाब हैं। स्मॉल पॉक्स चाइना के अंदर जब जो पुरानी इनकी तारीख़ है चाइनीज़ की, या जो वहाँ बुद्धिस्ट होते थे, वो स्पेसिमेन ले लिया करते थे वो वायरस का, जो यानी कि पस पड़ जाता था स्किन के ऊपर। यानी ये जो वायरस है, ये आपके लिम्फ नोड्स में, आपके स्प्लीन के अंदर, आपके स्किन के अंदर और ये ग्रो करता है। इनको ये टारगेट करता है। तो ये वायरस का जो पस था वो ले लिया करते थे और पस को दोबारा गुजारने के बाद वो नाक से इंसानों में डाल दिया करते थे, सेहतमंद लोगों में, पाइप के ज़रिए। ये इनकी किताबों में मिलता है। तो जब पाइप के ज़रिए वो डालते थे मुर्दा या ज़िंदा वायरस दूसरे सेहतमंद इंसानों में, तो उसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता था, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लिया करता था और फिर वो महफूज हो जाया करते थे। तो ये ओरिजिनल वायरस डालते थे, स्मॉल पॉक्स इंसान का लिया हुआ, तो इसको हम कहते थे वायरुलेशन। बाद में बात आगे बढ़ी। फिर ये जो डॉक्टर्स थे, अगर आप 1700 सेंचुरी में चले जाएँ, 1700 में, तो वो डॉक्टर्स स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था वो इंसानों से लिया करते थे और वो दूसरे सेहतमंद इंसानों के अंदर उसको लगा दिया करते थे, वो पस को कट लगा कर। अगर आप देखेंगे ना हमारी उम्र के लोगों को जिनको ये वैक्सीन लगी है, उनके ऊपर एक निशान होगा। वो निशान बाकायदा यानी कि रगड़ा जाता है, यानी स्किन के ऊपर 5-6 छोटे-छोटे से कट लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन नहीं होता कि एक लगा दिया गया, इसके ऊपर कट लगाए जाते हैं और इतना कि ब्लड निकल जाए, फिर वो उसके ऊपर वो लगा दिया जाता है वायरस, और वायरस वहाँ से पेनिट्रेट करता है और फिर पस आता है। उसके बाद 2-3 दिन में इंसान वैक्सीनेशन अपना रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। तो वो कट लगाया करते थे और उसके बाद जो लोग पहले इन्फेक्शन होने से, स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन होने से 100 में से 30 लोग मर जाया करते थे। और ये उन्हीं के मरने की मैं बात बता रहा हूँ जिसकी वजह से सन 20वीं सदी में 30 करोड़ और 50 करोड़ लोग मरे। यानी कि अगर आज तक हम मुकम्मल जो भी मालूमात दस्तयाब हैं देखें, तो इस वायरस ने अरबों लोगों को मारा, बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इसका शिकार हुए। अच्छा,
1700 में ना हमारे पास माइक्रोस्कोप आम था, ना तरक्की थी, ना हमें पता था वायरस क्या है और बैक्टीरिया क्या है। तो उस वक्त भी मुशाहदात किया करते थे। तो एडवर्ड जीनर 1796 में जब जाता है, एडवर्ड जीनर एक डॉक्टर है और वो देखता है कि इसको अभी मुख्तलिफ कहानियाँ भी हैं, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन जो मालूमात है वो एक ही हैं। वो कहता है कि उसको जो भी खातून थी उसने बताया कि चूँकि मुझे काउ पॉक्स हो गया है तो मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। स्मॉल पॉक्स का बड़ा खौफ, ये फैलता कैसे था, जो ऑब्जर्वेशंस थी और वही मुस्तनद इस वक्त भी मुस्तनद वही हैं कि जब जिस्म का लिक्विड टकराता था, ये कहना कि ये हवा से फैलता था, ये इतनी आसान बात नहीं थी। उन कपड़ों से फैलता था जिन कपड़ों पर इंसानों का जो वो जिसको इन्फेक्टेड है उसका फ्लूइड लग जाए कपड़ों पर, वो कपड़ा दूसरे लोग इस्तेमाल करें, उनकी बॉडी में स्किन में लग जाए तो वो वहाँ से इन्फेक्शन फैल जाया करता था और फिर दूसरों में, और 100 में से 30 लोग जो थे वो मर जाया करते थे। तो एडवर्ड जीनर को उस खातून ने बताया कि जी चूँकि मुझे काउ पॉक्स हो गया। अभी काउ पॉक्स क्या है, ये वो जो गाय भैंस इनके थनों में ऐसे ही इन्फेक्शन हुआ करते थे, वही छोटे छोटे दाने बन जाया करते थे और बड़ा ख़तरनाक इसके नज़र आता है जिन्होंने चेचक ज़दा चेहरे देखे हों। इसकी हिस्ट्री हमें एक और जगह से समझ में आती है कि जब इजिप्ट के प्रिजनर्स में भी ये इन्फेक्शन फैला था और ये प्रिजनर जब इन्फेक्शन लेकर गए थे तो उन्होंने बादशाहत में तबाही मचाई थी। और यही प्रिजनर्स या यहाँ से पहले बायोलॉजिकल इन्फेक्शन दूसरे शहरों में फैला करता था, चाहे उसको आप जंग कह लीजिए या अमन कह लीजिए, पर फैलता था जो लोग सफ़र करते थे या जो लोग तजारत करते थे। तो और अगर आप ये फ़िरौन की जो लाशें हैं वहाँ पे इजिप्ट में, उनको अगर आप गौर से तस्वीरें देखेंगे तो इक्का दुक्का में आपको उन्होंने वही निशान दिखाए हैं उस अपनी लाशों के तक जो उन्होंने छुपाई हुई हैं या जो मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, जिससे पता लगता है कि ये बीमारी आज की नहीं, ये बहुत कदीमी बीमारी है और ये इन्फेक्शन था। तो एडवर्ड जीनर ने क्या किया कि उसने उस खातून की बात सुनी। खातून ने कहा मुझे काउ पॉक्स हो गया है। काउ पॉक्स भी एक वैसी ही बीमारी थी, लेकिन वो जो लोग गाय का दूध निकालते थे या गाय भैंस के साथ रहा करते थे उनके हाथों में वो फैल जाता था, ये जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर वही। तो जिन्हें काउ पॉक्स होता था उन्हें स्मॉल पॉक्स ज़िंदगी में कभी नहीं होता था। इस थ्योरी को एडवर्ड जीनर ने अपने जहन में रखा। इसको वायरोलेशन का पता था एडवर्ड जीनर को कि जिनको वायरस लगा दिया जाए, जिंदा वायरस उसका पस निकाल कर इंसानों से, तो वो बच जाया करते हैं। उनमें से 97% लोगों को दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन एक बात थी, स्टैटिस्टिकल तो अब दुनिया कह रही है, उस ज़माने में स्टैट्स था या नहीं था, लेकिन वो अच्छे खासे लोग इंसानों से के निकले हुए पस से अगर उनके बॉडी में चला जाए तो वो पस में इन्फेक्शन पैदा करने की सलाहियत नहीं होती थी, लेकिन वो लाइव वायरस होते थे या उसका मुर्दा पार्ट होते थे, तो बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती थी। ये बात बहुत अजूबी ऑब्जर्वेशन थी एडवर्ड जीनर के लिए कि जी काउ पॉक्स का जो वायरस है जो इंसानों में आ जाए वो नुकसान नहीं पहुँचाता। तो उसने क्या किया, उसने कुछ कहते हैं अपने बेटे को, कुछ कहते हैं उसके माली के बेटे को, कुछ कहते हैं उसके नौकर के बेटे को, बहरहाल जिसने एक बच्चे को वहाँ पर उस पर ट्रायल किया। उसने उसके स्किन में 5 कट लगाए या 4 कट लगाए और उसने वो जो काउ पॉक्स जो किसी और बच्चे को हुआ था, किसी आदमी को उसके हाथ में काउ पॉक्स हुआ था, उसने उससे स्क्रैच किया, निकाला और वो उस बच्चे के ऊपर लगा दिया, फैला दिया। अब इंक्यूबेशन टाइम था इसका कि वो 2 हफ्ते से 4 हफ्ते लगा करता था, उसके बाद वो इंसान सेहतमंद हो जाया करता था या बीमार हो जाया करता था। उस इंक्यूबेशन टाइम के बाद देखिए, ये भी मई का महीना है और ये 1796 है और इत्तेफाक है कि इस वक्त भी मई का महीना है, मगर 2022 में बात कर रहे हैं। तो 1796 में उसने ये बात महसूस कर ली कि इस बच्चे को अब इसने लगाया लाइव वो वाला वायरस जो इंसानों का है, तो इसको इन्फेक्शन हो जाना चाहिए था। बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ, जिनको काउ पॉक्स नहीं लगाया गया था उनको इन्फेक्शन हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर उसने ये इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कई लोगों में और उसने देखा कि लोगों में इम्यूनिटी आ गई है। तो काउ पॉक्स जो जानवरों का इन्फेक्शन था उसका मुर्दा पस उसने इंसानों में लगा कर और वो लोग स्मॉल पॉक्स वायरस से महफूज हो। तो ये बड़ा एक साइंस के लिए या सेहत के लिए इजाद थी और यही 1796 यानी 1800 सदी का आगाज़ है वैक्सीन का इजाद हुआ। बात आगे लेके चलते हैं। लेकिन वैक्सीन हर जगह फैल नहीं सकती थी।
کیونکہ رستے میں وہ پس ختم ہو جائے گا، دھوپ پڑے گی، عمر ہوگا، اور لوگ یقین کریں گے نہ کریں گے. اس وقت دنیا اتنی زیادہ نہ سویلائز تھی، نہ اتنے میڈیمس تھے، اور نہ اتنا ٹریڈ ہوتی تھی کہ ایک چیز صبح نیو یارک میں ہو، شام کراچی میں ہو، یا اس طرح کے بھی صورتحال موجود بھی نہیں تھی. پانی کے جہازوں میں لوگ ٹریول کیا کرتے تھے. خیر، مگر یہ جو انوینشن تھی اس کی، ایڈورڈ جینر کی، وہ آلریڈی دنیا کی نظروں میں موجود تھی، اور اس نے تہلکہ مچا چکی تھی. اسمال پاکس، اور اسمال پاکس کا جو ویکسین ہے، اب ہم نے اس کو کہا یہاں سے ویکسینیشن. اس سے پہلے یہ وائرولوشن تھی، کیونکہ اس دفعہ نہیں ڈالا گیا، وہ کاؤ پاکس کا وہ نکال کر پس اس کو ڈالا گیا، تو یہ ویکسینیشن کہلائے. آگے بڑھتے ہیں جی. اب یہ 1800 صدی آ جاتی ہے اور 1900 صدی آ جاتی ہے. اس میں بہت نقصان اٹھتا ہے اسمال پاکس کا. چونکہ ویکسین ڈیولپ ہو چکی تھی، ایڈورڈ جینر کا وہ امپروو کر دی گئی، اور دنیا ویکسینس کے مزے کو انجوائے کر رہی تھی. پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کے بعد لوگ محسوس کرتے ہیں، جتنے خاص طور پہ غریب علاقے تھے، ایون یورپ میں بھی 1.5 کروڑ لوگ مر گئے تھے اسمال پاکس سے. متاثر تو بہت سارے ہو رہے تھے، اور اچھا خاصا نقصان دنیا بھر میں پہنچ رہا تھا. افریقن کنٹریز ہو، یہ چائنیز ریجن ہو، یہ انڈین ریجن ہو. آپ کا جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، وہاں پہ بہت پھیلا ہوا تھا یہ انفیکشنس. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، جو آخری جو اس کا جو نون انفیکشن ہے اسمال پاکس کا، وہ بھی بنگلہ دیش میں سے آخری رپورٹ ہوا تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو. تو جس بچی نے رپورٹ کیا تھا، وہ خود میں خاص 17 سال کی بچی تھی اور 2.5 سال کا بچہ تھا. جس 2.5 سال کی بچی کو انفیکشن تھا، اور 17 سال کی بچی نے شاید رپورٹ کیا تھا. اس بچی کو اس زمانے کا 250 WHO نے وہ دیا تھا، انعام دیا تھا. تو وہ دنیا کا آخری کیس ہے انفیکٹڈ جو رپورٹ ہوا تھا. اور آخری جو انتقال تھا، وہ بھی یورپین کسی ریجن میں آخری انتقال رپورٹ ہوا تھا، کسی ایک کیمرہ مین کا، جو اس اسپتال میں گھوما کرتی تھی جہاں پر یہ وائرس کا ریسرچ ہوا کرتی تھی اس کے بعد. خیر، تو جب یہ مطلب اس طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جب اس کے خلاف WHO نے پوری ایک مہم چلائی، دنیا اس پر، یہ واحد وجہ ہے انفیکشن، چاہے وہ اسمال پاکس کا ہو، چاہے پولیو کا ہو، اس پر دنیا بالکل متحد ہو چکی تھی. جب بھی کہیں بیماری پھیلتی ہے تو پہلے ہوتی ہے انڈیمک، پھر ہوتی ہے ایپیڈیمک سے انڈیمک، انڈیمک سے پینڈیمک، اور وہ تو دنیا سپورٹ کرتی ہے. مثلا دنیا بڑی مہذب ہو چکی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے، کہ آپ جنگ میں لوگوں کو مارے ضرور، لیکن دوا اس کو کوالٹی کی تھی، ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا ایکول رائٹ ہے. جب وہ زخمی ہو جائے تو دنیا اس پر بڑی متحد تھی کہ جی یہ ختم کرنا ہے اسمال پاکس. تو پوری دنیا میں اس پہ کمپین چلی، اس کے ویکسینس لگنے شروع ہوئے. اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، کیوں ایگزیکٹلی ڈیٹ ویٹ مجھے یاد نہیں رہتی، مگر یہ 1980 میں WHO نے، یہ مئی کا تھا، مئی اور شاید 8 مئی 1980 کو WHO نے دنیا بھر میں یہ وہ خوشیاں منائی، یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ اب اس دنیا میں اسمال پاکس کا کوئی مریض موجود نہیں ہے. یہ بات صحیح تھی اس وقت، اور اسمال پاکس کا کوئی مریض موجود نہیں ہوا ہے. لیکن کچھ باتیں صرف آپ سے اس لیے کر دوں کہ تاکہ آپ کو کلیئر رہے. اسمال پاکس کا اگر اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی مریض ایمرج ہوتا ہے، تو پاکستان میں تو تمام لوگوں کو ہم نے وہ ویکسین لگائی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو جو پاکس ہیں، چاہے وہ کاؤ پاکس ہوں، چاہے وہ مانکی پاکس ہوں، وہ جن میں اسمال پاکس کی ویکسین لگی ہے، تقریباً یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہیں یہ انفیکشن نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو لیتھل نہیں ہوگا. امیونٹی کا ایک اپنا پروسیس ہے باڈی کے اندر ڈیفینسو میکانزم جمع کرنے کا، لیکن احتیاط جو کرنی ہوگی. اگر فرض کر لیجیے کسی کو انفیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو انفیکشن پھیلے گا اس وقت جب وہ اسکن کے اندر ببلس بن جائیں گے، اور اس کے اندر وہ لکوڈ آ جائے گا، میچور ہو جائے گا، تو وہ پھیلنے کی اس کے فلوئڈ کے ذریعے وہ پھیلے گا. ایئر بارن پھیلنے کے ثبوت موجود نہیں ہیں، لیکن ٹچ ہونے سے یا اس کے ان کپڑوں سے جس کپڑے میں اس کا پس لگا ہوا ہے اس کو ہینڈل کرنے سے، اور آپ کے باڈی میں جانے کا خطرہ اگر ہو تو جا سکتا ہے. جو بہرحال اس کی پھیلنے کی رفتار جو ماضی میں اسمال پاکس کر رہا ہے وہ بڑا خطرناک رہا ہے. لیکن ابھی مونکی سے جس طریقے کا وہ اخبارات اور TV گفتگو کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے اگر آپ سائنٹیفکلی اسیس کریں اور اس کو دیکھیں، کیونکہ بہت کچھ باڈی کے اندر موجود ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے، جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ سے طاقتور لوگوں نے اس کو تھریٹ سمجھا ہے. اس کا جو وائرس تھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، اور جب اقوام متحدہ اسٹیبلش ہو رہی تھی، جب 1980 میں جب ختم کیا گیا، تو یہ بھی طے پایا کہ تمام جگہ سے اس کی جو زندہ وائرس ہیں وہ ختم کر دیے جائیں.
तो वो जहाँ जहाँ पे अवेलेबल थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया या उस जगह पहुँचा दिया गया सेफली जहाँ पर इसको रखने की इजाज़त थी। और अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो सिर्फ 2 मुल्क उस वक्त ताकतवर थे जिनकी लेबॉर्ट्री में दिया गया। एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अटलांटा इज़ द यूएस एंड सेकंड वन इज़ द जब लेबॉर्ट्री का नाम याद है रशिया, जिनके पास ये लाइव वायरस हैं। और भी लोगों के पास हो सकता है हों क्योंकि अब तक मरीज इतने सारे हो रहे हैं, लेकिन इसको मैनेज करने का तरीका होगा। तो इसका जो टेररिज्म का जो ख़तरा है कि ये फैलाया जा सकता है क्योंकि हिस्टोरिकली ये फैलता इसी तरीके से रहा है और उसने बड़ा हौलनाक जो है नताइज दुनिया को दिए हैं स्मॉल पॉक्स ने। और स्मॉल पॉक्स भी ज़िंदगी में इसका नाम आएगा इन्फेक्शन फैलने का तो स्मॉल पॉक्स से ज़्यादा थ्रेट किसी का नहीं है। लेकिन स्मॉल पॉक्स भी लोगों ने देखा कि वो वाहिद बीमारी है, वाहिद इन्फेक्शन था वायरस का जिसके बारे में हमने सेलिब्रेट किया। और 1980 से लेकर अब तक 2022 तक कोई खातिर खाकी ऐसे में नहीं मिले। कुछ केसेस मिले हैं जो मंकी वायरस के कह रहे हैं और जो लोग जानते हैं कि 2011 में या 10 में या 12 में बहरहाल यूएस में भी इक्का दुक्का केस रिपोर्ट हुए थे। तो लीथल केस अभी तक सामने नहीं आए हैं और इन्फेक्शन जिस तरह फैलता है इस तरह नहीं आया है। अब तक ये मालूमात हैं, साइंटिफिक मालूमात। कंसर्न बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि साइंस बहुत कुछ देख चुकी है और पिछले 50 साल में जो गुजरा है 1970 से लेकर 2022 तक का उसमें अच्छा खासा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये बताती हैं कि बॉडी के अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट मौजूद है। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। सवाल भेजिएगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, वरना हंसने करने की कोशिश करूँगा, किसी खदशात का गैर ज़रूरी तौर पर शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया।